जय हिंद दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स एंड अदर फ्रेंड्स। मैं के दीपांकर अशोकास एडुकेयर के इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपनी खुशी व्यक्त करता हूं। खुशी इस बात की व्यक्त करता हूं, इस चैनल पे एक या दो वीडियो अपलोड किए गए और आप लोग के द्वारा बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स दिया गया। मतलब सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आप लोगों का, जो आपने वीडियोस को लाइक किया या देखने का प्रयास किया। मतलब एक प्रोत्साहन सा मिला। मतलब ऐसा दिखता है कि वाकई में कुछ खास कर गुजरना चाहिए। तो आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम आपके बीच भारत पर विदेशी आक्रमण का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जैसे किसी भी काम को करने से पहले खुद को तैयार करते हैं, मेंटली फिजिकली। एग्जाम्पल के तौर पे छोटे छोटे बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के दिन को याद करें, स्कूल के दिन को याद करें। तो जब लड़ना होता है तो अपने शर्ट के बटन को फोल्ड करते हो, फिर कहते हो आप देख लेते हैं ना। अब तैयार होते हो, खाना खाने से पहले चेहरा धोते हो, हाथ धोते हो, अपने आप को तैयार करते हो। उसी तरह पढ़ने से पहले खुद को तैयार करो। आप खुद को तैयार करो इन द सेंस मतलब साइकोलॉजिकल तौर पे, मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार करो कि अब मुझे पढ़ना है। दिल दिमाग में सारी बातें डिलीट करो। केवल और केवल आपका फोकस सामने वाले की बातों पे होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, वो क्या लिख रहा है। यदि आप ऐसा कर लेते हो, डेफिनेटली बोलता हूँ, यू कैन विन, आप जीत सकते हो। पढ़ाई का असर दिखेगा। मेरे साथ बिताया गया 10 मिनट 15 मिनट का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद इस बात को फॉलो करें। आगे बढ़ते अपने सेशन में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत पर विदेशियों के आक्रमण का अगला सीरीज में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। नादिर शाह की हम बात करें तो सबसे पहले समझना है कि नादिर शाह किस देश से संबंधित था। नादिर शाह ईरान से संबंधित था, जिसे आप दूसरे भाषा में फारस कहते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और आई होप आप सब जानते होंगे नेपोलियन था कौन। नेपोलियन एक अभिप्राय से बन गया विजेता का, जो लगातार बिना हारे अपनी जंग को जीतता है। और याद होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप सब जानते हैं। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक उसी तरह यदि प्रश्न पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। नादिर शाह का आक्रमण भारत में 1739 ईस्वी में हुआ, 1739 AD। और हम सब जानते हैं कि ईरान या फारस का संबंध हमारे देश से सदियों पुराना रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि पहली सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, उस समय भी आपने देखा था कि हमारा व्यापारिक संबंध ईरान के साथ बड़ा अच्छा था। जैसे टीन का आयात हम करते थे और अपने यहाँ से खाद्य सामग्रियों का हम निर्यात किया करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान के साथ हमारे बहुत प्राचीन संबंध रहे। और आपने देखा था कि 516 BC में ईरानियों का आक्रमण हुआ था, हमने उसकी चर्चा कर लिया। अभी क्लास में देखते हैं कि 1736 ईस्वी 1736 AD में नादिर शाह ईरान का शासक बनता है। शासक बनने के बाद उसका अपनी आक्रामक नीतियाँ प्रारंभ होती है, क्योंकि ये सब एक ऐसी नस्ल कहें आप, एक ऐसा वंश कहें जो लड़ाकू थे, जो एम्बिशियस थे,
जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं कूट कूट के भरी थी, अपने आप को एक्सपेंड करने की, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने की, अपने नाम को बढ़ाने की, जाते जाते एक इतिहास लिख जाने की। उसी कड़ी में हमें देखने को मिलता है कि 1738 ईस्वी 1738 में उसने काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार उस वक्त किया जब मुग़ल सम्राट, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का शासनकाल होगा, और मोहम्मद शाह ने काबुल में नासिर शाह नाम के एक व्यक्ति को गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर रखा था। यह नासिर खां नादिर शाह के आक्रमण को बिना तरीके से झेले अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है, और बड़ी आसानी से नादिर शाह काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है। आगे नादिर शाह 1739 AD में भारत पर, जो वर्तमान भारत है, उस पर आक्रमण करता है। और अभी जस्ट मैंने कहा कि उस समय भारत का शासक मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह था, और मोहम्मद शाह के बारे में आपको जब मैं मुग़ल बादशाह पढ़ाऊँगा, मुग़ल साम्राज्य पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे इसके हम नेचर की बातें करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा हम परिचित होना चाहेंगे। मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने रंगीला बादशाह कहा। आप अनुमान लगा सकते हैं, शासक को रंगीला बादशाह कहा गया। इट मीन्स कि वह शराब, शबाब और कबाब में लिप्त रहने वाला शासक था, जिसकी इच्छा, जिसका शौक़ मदिरा, खूबसूरत महिलाएं और ऐश अयास भरी ज़िंदगी, भोग विलास की ज़िंदगी थी, उसमें वो संलिप्त रहने वाला था। जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, तो यह अपने साथ कमरुद्दीन खान ए दौरा और अपना वज़ीर निज़ामुद्दीन मुल्क के साथ नादिर शाह की सेना का विरोध करने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए लेकर रणभूमि में जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि फरवरी 1739 के समय, उस दिन नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना एक दूसरे के आमने सामने करनाल के मैदान में होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि यह करनाल दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में होते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बाउंड्री की बातें की जा सकती है। तो करनाल के मैदान में आपको देखने को मिलेगा कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है। युद्ध होता है, मोहम्मद शाह अपने तरीके से पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन उसके मंसूबों में वो भावनाएं नहीं थी, वो राष्ट्र प्रेम नहीं था, उस तरह का जुनून नहीं था। परिणामतः नादिर शाह के द्वारा मोहम्मद शाह पराजित होता है। इतना ही नहीं, यह ऐसा मुग़ल बादशाह होगा जिसे नादिर शाह ने बंदी भी बना लिया। इस रणभूमि में इसे बंदी बनाया जाएगा। परिणाम स्वरूप आपको ध्यान रखना है कि इसने पूरी तरह दिल्ली पर 1739 20 मार्च को पूरी तरह कब्जा कर लिया जाता है नादिर शाह के द्वारा। इस कड़ी में हमें समझना यह होगा कि नादिर शाह का मेन मोटिव जो था वह लूटना था। उसके कारण की बात की जाए तो हर कोई भारत की तरफ आकर्षित हुआ। उसके पीछे बस एक ही कारण था, यहाँ की संपदा, यहाँ के संसाधन, यहाँ की याकूत संपत्ति लूटना चाहते थे। तो इस कड़ी में आप देखोगे कि नादिर शाह ने इस जंग के बाद लगभग 30 करोड़ नगद रुपया तख्त ए ताऊस, आप याद रखेंगे तख्त ए ताऊस मतलब मयूर सिंहासन। प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वनडे एग्जाम्स हो या पीसीएस हो, सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि वह कौन सा मुग़ल बादशाह था जो अंतिम बादशाह था जो मयूर सिंहासन की शोभा को बढ़ाता है, या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। याद रखना है, मोहम्मद शाह। साथ में कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले जाता है। और आपको याद रखना होगा कि कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब उसका दक्षिण अभियान चल रहा था, उस समय उसका सेनानायक मलिक काफूर था, जिसने गोलकुंडा के शासक से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था।
इसके बाद की बात करें तो लगभग करनाल के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर नादिर शाह अबाउट 57 डेज 57 दिन तक दिल्ली में रहा और दिल्ली को लूटता रहा। एक ऐसी अफवाह फैली कि शायद नादिर शाह की मृत्यु हो गई। एक अफवाह थी, परिणामतः दिल्ली के नागरिकों ने नादिर शाह के सैनिकों का विरोध करना शुरू किया और लगभग सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। परिणामतः बौखलाए हुए नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर उत्पात, भयंकर नरसंहार किया। 30,000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया और अंततः नादिर शाह ने अपनी बेटी का विवाह मोहम्मद शाह की बेटी के साथ किया। करने के बाद जब वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाता है तो नादिर शाह मोहम्मद शाह को फिर से यहाँ का शासक बना देता है और यहाँ से वापस लौट जाता है। इन 57 डेज की बात करें तो 57 दिन के भीतर उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा। उसने अपने आप को एक शासक के रूप में यहाँ स्थापित करने का कोशिश किया और स्थापित किया भी। और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद मोहम्मद शाह को दिल्ली का शासक बना के वह वापस चला जाता है। तो जहाँ तक हम बात करें इसके प्रभाव की तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से मुग़ल बादशाह पूरी तरह पतन की ओर उन्मुख हो जाता है, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। आप समझ सकते हैं पतन मीन कि धीरे धीरे साम्राज्य विघटन की ओर बढ़ता चला जाता है। और प्रश्न यदि पूछा जाए कि मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक कारण महत्वपूर्ण कौन सा था, तो नादिर शाह का आक्रमण एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद की जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल बदल सी जाएगी, क्योंकि इस लूट के बाद मुग़ल बादशाह की जो आर्थिक स्थिति होगी वह काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति आएगी कि आने वाला जो उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह का जो अहमद शाह होगा उसके समय में हालात इतने नाजुक हो जाएंगे, इतने दुर्दीन हो जाएंगे कि पदाधिकारियों को सैलरी देने के लिए भी मतलब आप कहें कि संपत्ति का अभाव होगा, निजी संपत्तियों को बेचा जाएगा, बड़ी बदहाली हो जाती है। तो नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने का काम किया और उसे ऐसे रास्तों पे अग्रसरित करके छोड़ दिया जहाँ पे जिसका जो लक्ष्य था उसकी समापन, उसके विघटन ही था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो यदि हम इसके प्रभाव की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि अब मुग़ल साम्राज्य की पतन में सबसे अहम भूमिका निभाया। यह एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसी टर्निंग पॉइंट थी जहाँ पे मुग़ल साम्राज्य विघटन की ओर कंटिन्यूअस तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। तो आज की क्लास में बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। प्रश्न पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि किस जंग में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया, तो जंग का नाम करनाल का युद्ध आप याद रखें। करनाल का युद्ध हुआ कब था, तो याद रखना है 1739 फरवरी में हुआ था। तो ये 4-5 पॉइंट्स खास होंगे जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, लगे कि आपके लक्ष्य में यह वीडियो सहयोगी बन सकता है, तो निश्चित तौर पे मेरी गुजारिश होगी कि आप अगले वीडियो को देखने के लिए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ख़ास बात एक और गुजारिश होगी मेरी आपसे कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी एनर्जी को डबल करने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।